गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल टॉपिक किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के दोनों केस किए थे। हमने यहाँ पे एक डेबी हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन दी थी जो रिलेशन था बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉड एम में। इस इक्वेशन को आगे इसने डेबी हक्कल ने मॉडिफाई किया था। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये टॉपिक ऐड करना है। मैंने जैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया मैसेज के थ्रू कि कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये देखिए, दिस रिलेशन हैज़ न्यू थ्योरेटिकल कंसेप्ट on the basis of mathematics on Sagar in 1923 gave a long form of modification in above equation। उसने कुछ मॉडिफाई किया था इस इक्वेशन में और वो लॉन्ग फॉर्म थी मॉडिफिकेशन की। और उसने देखो क्या किया कि लैम्डा सी एम इज़ इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस 82.84 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन डी टी की पावर हाफ लैम्डा इनफाइनाइट एम ब्रैकेट क्लोज रूट सी। अब देखिए इसमें क्या है, डी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, सॉल्वेंट जो हमने लिया हुआ है। नीटा क्या है, विस्कोसिटी है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो देखिए इसने इसको मॉडिफाई किया। आगे देखिए, द कांस्टेंट टर्म्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। ये जो बीच में कांस्टेंट्स आए हैं इनको हम ए और बी से रिप्रेजेंट कर देंगे एंड रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन। इसको हम ए और बी से रिप्लेस करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा सी एम इज़ इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट एम रूट सी। इसको इसने मॉडिफाई किया था। हालांकि इस जो रिलेशन है इसका कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इसको मैथमेटिकली इसने मॉडिफाई करके ऐसे बताया। तो आपके अगर क्वेश्चन बनता है तो हाफ मार्क्स का बन जाएगा कि उसने ऑन सैगर वाली जो इक्वेशन है उसको मैथमेटिकली कैसे मॉडिफाई किया था। तो आप ये जो इक्वेशन है कांस्टेंट्स वाली ये आप याद कर लेना या फिर ये वाली भी याद कर लेना, इनमें से वो कोई भी इक्वेशन पूछ सकता है। और कल हमने एक टॉपिक किया था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, हमने ग्राफ किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसे बनता है कंसंट्रेशन लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, जो मोलर कंडक्टिविटी और रूट सी या कंसंट्रेशन की पावर हाफ उसके बीच में जो ग्राफ आता है वो इस तरह का आता है। और मैंने बताया था कि इसमें हम लैम्डा नोड एम हम नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये जीरो कंसंट्रेशन पे रीच नहीं करेगा, तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये इसका रीज़न क्या है, देखिए, द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ लो एंड अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसने क्या कहा कि ऑब्वियस सी बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ लो एंड अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन and its ionization is completed at infinite dilution और zero dilution। इसने क्या कहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन होता है वो कम होता है और अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि इसका जो इसके जो आयंस हैं या हम कहेंगे कि इसका आयोनाइजेशन है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे वो उनका आयोनाइजेशन या फिर यूँ अपनी कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। आयोनाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और या फिर हम कहेंगे कि जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वही बात है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की पॉइंट पे क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। It is clear from the graph that molar conductivity of weak electrolyte increases with dilution
एंड इट्स ग्रोथ इज़ मोर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो ग्राफ है इसको देखो, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन से क्या हो रही है, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो देखिए ये जो है जैसे जैसे हम इधर कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे मतलब कि हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इट्स ग्रोथ इज़ मोर देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बजाय ज़्यादा होगी। इट्स रीज़न इज़ इंक्रीज ऑफ इट्स आयोनाइजेशन विच इज़ एक्सप्रेस्ड प्रीवियसली। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इस वजह से क्या है, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती रहती है। अब देखो द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फार्मूला। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर है आगे क्लोरोशियस लॉ। ये क्लोरोशियस का हमने पीछे भी मैंने आपको मेंशन किया था कि ये जो इसका है कि हम इसकी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की नहीं कैलकुलेट कर सकते। इट वाज फर्दर एक्सप्रेस्ड बाय क्लोरोशियस लॉ। तो वो क्लोरोशियस लॉ हम अब पढ़ेंगे। तो देखियो क्लोरोशियस प्रपोज्ड ए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। इसने हर एक कैटायन और एनायन की जो इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट में उसको मेंशन किया था कि हर कैटायन और एनायन की अपनी एक खुद कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है, वो ना तो उसके साथ वाले कैटायन के ऊपर डिपेंड करती है। उसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the limiting molar conductivity of an electrolyte can be expressed as sum of different contribution of its cation and anion। इसने क्या कहा है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब फाइंड आउट करते हैं तो वो किससे एक्सप्रेस होगी, उसकी जो हर कैटायन और एनायन का एक अपना कंट्रीब्यूशन होगा, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन। सपोज करो हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है HCl, तो इसमें H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो हम इसकी जब मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इसको एक सिंप्लीफाई वे में हम कैसे लिखेंगे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट each ion make a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other anion। another anion के नेचर पे irrespective होगी, मतलब डिपेंड नहीं करेगी। इसको देखिए थोड़ा सा ये एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ही कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम सॉल्ट्स। तो इसने देखो क्या किया, लैम्डा नोड ऑफ KCl इज इक्वल टू 149.9 और लैम्डा नोड ऑफ NaCl इज इक्वल टू 126.5। फिर इधर देखिए इसने क्या लिया है, सेम लैम्डा नोड KNO3 इज इक्वल टू 145, लैम्डा नोड NaNO3 इज इक्वल टू 121.6। फिर थर्ड केस देखिए, लैम्डा नोड KBr इज इक्वल टू 156.6 एंड लैम्डा नोड ऑफ NaBr इज इक्वल टू 132.2। अब इसने हर केस में डिफरेंस लिया है। तो देखिए यहाँ पे कैटायंस K पॉजिटिव है, इधर Na पॉजिटिव है। इस केस में इसने क्या किया, K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव को लिया है, इस केस में भी K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव को लिया, मतलब इसने कैटायंस सेम लिए हैं। ठीक है, तो जब इसने डिफरेंस देखा तो तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, 23.4 का आ रहा है। तो एज वी आर टेकिंग द सेम कैटायन
वट एवर एनाइंस आर टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी इज सेम। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब क्या है कि के पॉजिटिव और Na पॉजिटिव का अपना एक कांस्टेंट कंट्रीब्यूशन है। Cl वेरी कर रहा है, Cl उसको वेरी कर रहा है, इसको एनायन से लेना देना नहीं है, उसका हब अपना खुद का एक कंट्रीब्यूशन है। इसको हम आगे थोड़ा सा और ब्रीफली इसको हम आगे करेंगे कल, इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे क्लोरोशियस लॉ की। एक बार आप यहाँ तक पढ़ना और आगे मैं आपको फिर फर्दर परसों करवाऊँगी, कल करवाऊँगी। थैंक यू।